नमस्कार, चक्रव्यूह में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। आज चक्रव्यूह के सवालों के घेरे में हैं लेफ्टिनेंट जनरल प्रेम नाथ हून साहब। रिटायर आप फौज से हुए हैं, लेकिन जिस शानो शौकत से हुए हैं उसका एग्जाम्पल आज भी दिया जाता है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस हमारे खास कार्यक्रम चक्रव्यूह में। अक्सर चक्रव्यूह में हम राजनीतिक लोग जो होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, उनको चक्रव्यूह के सवालों के घेरे में लेते हैं। लेकिन आज हम आपसे आपके बारे में कुछ जानेंगे और देश में जो हालात चल रहे हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल ये कि पहले तो आप अपने बारे में ही बताइए, क्योंकि आपके बारे में जो थोड़ा सा मैं जानता हूँ, आप पैदा हुए 4 अक्टूबर 1929 को और जगह थी एबटाबाद, जो आज की तारीख में पाकिस्तान है। बचपन कैसे बीता, कितने दिन वहाँ रहे और अभी तक की जो कहानी है ब्रीफ में हमें समझाइए। सबसे पहले तो मुझे फ़ख्र है कि मैं आपके चैनल पे आया हूँ। अब मेरे काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं अपने 88 इयर्स में मैंने करी हैं और सीखी हैं जी। एबटाबाद की आपने ज़िक्र किया, वो ऐसे हुआ कि मैं गया था ज़ियाउल हक पाकिस्तान को मिलने, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर उस वक़्त नहीं था। तो मैं जब सियाचिन ग्लेशियर लिया तो प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि आप जाओ पाकिस्तान, के आपने ले लिया, हमने 7,500 किलोमीटर, तो आप तो उधर के हैं तो आप जाइए। तो मैं क्या, मैं चला जाऊंगा। तो हम गए उधर। तो उधर मतलब पाकिस्तान? जी, पाकिस्तान, इस्लामाबाद में हम गए और उधर जनरल ज़ियाउल हक थे उस वक़्त प्रेसिडेंट, और मुशर्रफ भी उधर था। तो बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही थी। रात को हम मिले, शाम को, तो उसने मुझे पूछा, जनरल ज़ियाउल हक ने, कि आप कहाँ पैदा हुए हैं? तो मैंने कहा यहाँ। तो उसको समझ नहीं आई कि ये यहाँ क्या, उसने सोचा होगा कि भूल गया है। अच्छा। तो अगले दिन फिर मुझे बताया था कि आई शुड कॉल ऑन हिम इन इस्लामाबाद। तो हम उधर गए। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि मैंने आपको पूछा था कल शाम को कि आप कहाँ की पैदाइश है? तो मैंने कहा मैंने आपको जवाब दिया है। कहता नहीं। मैं कहा मैंने दिया है। कहता क्या जवाब दिया है? मैंने कहा मैं यहाँ का पैदाइश हूँ। तो कहता है कि क्या तू यहाँ का है? मैं क्या, हाँ, मैं एबटाबाद में पैदा हुआ हूँ, बहुत बढ़िया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। उसने सीधा मुझे पूछा कि आप उधर जाना चाहते हैं? मैं क्या, ज़रूर, जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ वहाँ तो पूरा फ्रंटियर हमारा था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। बेशक वो एबटाबाद था, नथिया गली, डूंगा गली, तो मोची टारा, सारा एरिया दो था। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि उस वक़्त महात्मा गांधी वो आते थे और हमारा कांग्रेस हेडक्वार्टर होता था एबटाबाद में। जी। और महात्मा गांधी थे, डॉक्टर अब्दुल कलाम थे, और थे डॉक्टर खान साहब थे, और हम उधर ही पैदाइश हुए। तो ये सब आते थे। ये बात आप उन दिनों की कर रहे हैं जब बात हिंदुस्तान की होती थी, जी, जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग अलग नहीं होते थे ना, एक था। तो अब तो वो जो एबटाबाद है वो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहा। बिल्कुल। जब लादेन का ऑपरेशन, उस्माना बिन लादेन, उनका जो वो मार गिराया गया, इतने साल तक वो पाकिस्तान ने रखा अपनी कोख में छिपाकर। कोख में कैसे नहीं, कैसे बदल गया ये? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ वो हैं वो हमारा घर था, और उसमें उन्होंने उसको रखा हुआ था, जहाँ के अमेरिकन ने आके इनको उठा के ले गए थे। मतलब आपका घर वो हमारा घर, हमारा तो पूरा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था। आप क्या ये कह रहे हैं कि जहाँ पे लादेन को मार गिराया गया वो प्रॉपर्टी आपकी रही है पुश्तैनी? बिल्कुल। अब तो नहीं है, पर उस वक्त तो पुश्तैनी पूछ रहा हूँ, पूरा एबटाबाद। मैं ये पूछ रहा हूँ कि लादेन जो मोस्ट वांटेड रहा, हाँ, पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी की उधर श्रेणी रखा में, था। वो जब आपके पुश्तैनी घर से निकला, पाकिस्तान से निकला, तो आपके जहन में कभी आया था कि पाकिस्तान ने लादेन को पनाह दे रखी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं पता था, क्योंकि हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं था। 1947 में आपने ज्वाइन की आर्मी? जी। 1947 के बाद फिर 1949 में आप आ गए कश्मीर, और 16 साल तक वहाँ पर
आर्मी के अलग अलग बिल्कुल। जो लोग घुसपैठ होती थी उनको आप रोकते रहे। 16 साल का जो तजुर्बा था उस वक्त के कश्मीर का और आज के कश्मीर का, क्या कोई इसमें फ़र्क आया है? बिल्कुल आया है, क्योंकि मुझे याद है कि मैं लेफ्टिनेंट था उस वक्त, लोएस्ट पोस्ट, और उधर मैं अपनी सिख बटालियन में गया था, और उधर मुझे सबसे बड़े पहाड़ में भेज दिया कमांडिंग ऑफिसर ने, क्योंकि मैं जूनियर था। तो उधर से मैं देखता था कि बड़ी इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। तो मैंने एक दिन बोला कर्नल को कि इतनी इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, तो कहता है तो क्या करेंगे? मैं क्या, हम मार देंगे। तो कहता कैसे मारोगे? मैं क्या, जो इधर आएगा विल शूट एंड बैरी। उधर से इन्फिल्ट्रेशन तो बिल्कुल ही बंद हो गई। अब एक सड़क बन गई है श्रीनगर से और पाकिस्तान मरी में जाके वो निकलती है। वो बड़े उधर ट्रेड वगैरह होती थी, आजकल तो बंद है, लेकिन ये सब को होता था और लड़ाइयाँ भी होती थी। एक पहाड़ी थी, मुझे याद है, उसके ऊपर से ये हमारे ऊपर गोलाबारी करते थे, और हम बाहर निकलते थे बंकर से तो फाइट करते थे, शूट करते हैं। तो हमने भी शुरू कर दिया कि आप आओ, तो हम भी उधर ढेर कर देते इससे इनको। ये जो कश्मीर है ये पाकिस्तान कहता है हमारा है, हिंदुस्तान कहता है हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है। जो कश्मीर के लोग हैं वो ना जाने क्यों हाथ में आज पत्थर उन्होंने उठा लिए हैं। कौन सी जो फोर्सेस हैं वो उनके लिए काम कर रही हैं कि हज़ारों लाखों की तादाद में जो कश्मीरी पंडित हैं उन्हें अपना घर छोड़ने पे मजबूर होना पड़ा है। कौन है इन सब के पीछे? मैं आपको बताता हूँ कि थोड़ा पहले ले लो। पहले भी ये होता था कि ये बड़ी इन्फिल्ट्रेशन हो रही थी, लेकिन हमारा ऑर्डर उस वक्त था शूट एंड बैरी। कोई दैट्स ऑफेंसिव, हमारे इट्स एन ऑफेंसिव डिफेंस। तो मुझे याद है कि उधर 10-11 साल मैं था और कोई माँ का लाल नहीं आ सकता था। को जो भी आता था उसको उधर मार के दबा दो, हमें नहीं चाहिए। अब तो वो खुले आ रहे हैं, वो आ गए हैं। उनकी जो आईएस है वो सब घुस आई है। आपने देखा है कि कश्मीर में क्या हो रहा है, उड़ी में क्या हुआ, आपने आज अखनूर में हो गया है। आप देखो कि क्या हो रहा है आज। तो क्यों हो रहा है ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरा ख्याल है कि अब मैं तो रिटायर हो चुका हूँ 40 साल। हर जो जवान है उसको एक दिन रिटायर होना ही है, बिल्कुल जाहिर है। लेकिन जो देश की सीमाएं हैं वो तो वैसी ही हैं और सेना अभी वहाँ पे लगी हुई है जैसे पहले थी वैसी है। तो क्यों ये सब बढ़ता क्यों जा रहा है? और यहाँ पे अब तो पॉलिटिक्स हो रही है कश्मीर को लेकर। हिंदुस्तान की जो पार्टीज़ हैं वो पॉलिटिक्स कर रही हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री को कहते हैं कि यहाँ पे तो जो टूरिस्ट की तरह आ रहे हैं आतंकवादी। कितनी सच्चाई है इसमें? क्या अब वो जो कश्मीर जहाँ पे टूरिस्ट जाते थे अब वहाँ पे टेररिस्ट टूरिज़्म करने आ रहे हैं क्या? बिल्कुल, कोई उधर नहीं हो रहा। गुलमर्ग एक हमने याद है जब मैं उधर कर्नल था कि हमने एक स्की स्लोप्स बना दिए थे, बिकॉज हम माउंटेन, उस वक्त माउंटेन ट्रूप्स को मैं ट्रेन करता था, लेफ्टिनेंट कर्नल था। तो हमने माउंटेन ट्रेनिंग शुरू कर दी और आस्ते आस्ते माउंटेन ट्रेनिंग कर दी। मैं बाहर भी गया स्विट्ज़रलैंड में एज द शेफ द मिशन ऑफ द फर्स्ट विंटर एशियन गेम्स सपारो इन जापान। तो हम ये सोच रहे थे उस वक्त एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल, आज तो बहुत पानी बह गया सिर से। उन दिनों में भी हम चाहते थे कि कश्मीर आगे बढ़े, लेकिन इतना अब खराबी हुई है, ये मेरा ख्याल है 8-10 साल हो गए हैं कि इतनी बुरी तरह ये हो रहा है। वो जो वहाँ पे सरकारें रही हैं या जो अभी मौजूदा सरकारें हैं, इन पे आरोप लगता है कि कहीं ना कहीं इनका पाकिस्तान के सरकार के प्रति जो रवैया है वो सॉफ्ट है। आतंकवादियों को सीधा सीधा कहने से ये लोग बचते हैं। आज की तारीख में भी वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे सवाल लोग पूछ लेते हैं कि क्यों टूरिस्ट की तरह टेररिस्ट आ रहे हैं, क्या भारत माता की जय बोलने के लिए आप तैयार हैं? तो ये सवाल उनसे क्यों पूछे जा रहे हैं? इसके पीछे का राज क्या है? देखिए, ये थोड़ा मैं आपको बताऊंगा कि कश्मीर एक अंग था जो कि राजा था कश्मीर का, ये शुरू से। उस वक़्त हमने क्या किया कि उन्होंने बोला कि हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। तो हमारा एक आर्टिकल है 370, वो कहता है कि कश्मीर का जो होगा वो कश्मीरी होगा, जम्मू एंड कश्मीर, और दे आर इंडिपेंडेंट।
एज थी। अब ऐसे जब चलता रहा, आपने देखा कि कितनी खराबियां हो रही हैं, क्रॉस बॉर्डर क्रॉसिंग हो गई, लोग उस वक़्त के आ रहे हैं अंदर। तो हमने आज तक जो ये है आर्टिकल, इसको हमने किया नहीं। हम कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि क्या हुआ था कि महाराजा ने बोला कि हम इंडिपेंडेंट चाहिए, तो ये अपने जो हमारा पार्लियामेंट था उधर डिस्कस हुआ है, ये डिस्कस होके फिर प्रेसिडेंट के पास गया है। फिर प्रेसिडेंट ने उसको एक बना दिया है पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो हम हटा भी सकते हैं, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट भी गया हूँ कि क्यों नहीं हम हटा सकते। हमने ये किया है क्योंकि इट इज़ अ लीगल थिंग कि पहले ये आए हैं और इस वक्त जो है हमने, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन तो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 35A। आर्टिकल 35A कहता है कि अब वो लगा है और इन्होंने कर दिया जब ये महबूबा और इससे पहले आए हैं कि सब कोई कश्मीर में नहीं आ सकता, वो कोई बाहर का आदमी उधर नहीं ले सकता ज़मीन, और कश्मीरी पंडित वगैरह को सबको बाहर फेंक दिया। अब दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट ये तो है, उन्होंने किया है, उसको भी हम रद्द कर सकते हैं। वी हैव टू डिस्कस इट इन पार्लियामेंट एंड डू इट। तो इस वक्त जो हालत हैं ये आस्ते 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 इस हालत में पहुंच गए। आपको पता है कि फ़रूख साहब उधर थे, चीफ मिनिस्टर थे, और मैं कोर कमांडर था। ये थोड़ी उसके बाद की बात है, पहले से। तो उस वक़्त शुरू हुआ था, ये है इन 1982-83 कुछ ऐसा था। तो मैं कोर कमांडर था, तो हमारी गाड़ियाँ आती थी बारामूला से या आगे से, और एक दिन क्या हुआ कि हमारी एक गाड़ी 3 टन आ रही थी और उसमें एक ड्राइवर था और एक राइफ़ल थी और कोई साथ नहीं था, और वो हबा का दल के बीच में से जा रही थी। अब जब हम जा रहे थे तो इन्होंने पथराव किया, तो मैंने इनको अपने सबऑर्डिनेट्स को बुलाया कि देखो मेरे ऑर्डर्स हैं कि अगर कोई हमारे काफिले पे, हमारे एक गाड़ी थी और उसके पास राइफ़ल है और वो ड्राइवर है, तो मैंने उल्टा उनको बोला, मैंने कहा इस ड्राइवर का कोर्ट मार्शल करूंगा कि इसने गोली क्यों नहीं चलाई। तो वो मेरे पास आया, मैंने कहा तुमने क्यों नहीं चलाई? मैं कहा है नहीं, जब मेरे हुक्म है तुमने क्यों नहीं इनको ऑर्डर फायर क्यों नहीं किया? तो कहता है ये गलती होगी। खैर उसको तो जो मैंने सज़ा देनी है मैंने दे दी, लेकिन अगले दिन फिर मैंने सब कश्मीर में बता दिया कि देखो अगर आर्मी की व्हीकल को आप अटैक करेंगे तो हम आपको काउंटर अटैक करेंगे। तो फ़रूख मेरे पास आया कि जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं क्या आओ? तो कहता है आपने ऐसे ऑर्डर दे दिए तो अब क्या होगा? मैं क्या होगा, यही बिल्कुल सीधे हो जाओ, हम नहीं आपके ऊपर फायर करेंगे, पर अगर हमारे बंदे को करेंगे तो मैं उनका कोर्ट मार्शल करता हूँ पहले, फिर आपको बताता हूँ कि आपको मैं फायर करके साफ कर दूंगा। ये जो जज्बा है आर्मी का और आर्मी के प्रति रिस्पेक्ट का, वो अब कहाँ गया? अब क्यों आर्मी के सर्जिकल स्ट्राइक के लिए सवाल उठने लगे हैं? इन सवालात का जवाब लेंगे हम एक बहुत ही छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के बाद हर वो सवाल जनरल हून से पूछा जाएगा जो आप जानना चाहते हैं। इसलिए कहीं मत जाइए, रिमोट को हाथ मत लगाइए, हम यूं गए और यूं आए। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमनाथ हून साहब। सवालों का दौर जारी है। जनरल हून, आप वो शख्स हैं जिन्होंने कश्मीर में जब आपकी एक जीप पे पथराव हो गया था तो आपने अपने ही फौजी का कोर्ट मार्शल कर दिया था और कहा कि जब तुझ पे पत्थर मारे जा रहे थे तो तूने गोली क्यों नहीं चलाई। और आज वही सेना है जिस पर सवाल उठ रहे हैं कि भाई आपने सर्जिकल स्ट्राइक की है तो सबूत दो। देखिए, ये तो जो जिन्होंने कहा है, मैं उनका नाम नहीं लेता, पर आपको सबको पता है कि क्या है। आप बात संजय निरुपम की कर रहे हैं। बिल्कुल। हम बात केजरीवाल की भी साथ में जोड़ना चाहते हैं, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। मैं पहले इनका ले लूं। सबको पता था कि क्या होना है, लेकिन आज क्या हो गया?
आज उन्होंने बहुत दुख की बात मैंने देखी टीवी पे कि वो अब कह रहे हैं कि ये तो आर्मी कर रही है, ये सबसे गलत है, वो तो कुछ कर ही नहीं रहे। तो कर नहीं रहे तो आ जाओ ना, मैं तो कहता हूँ कि आ जा, उसको भेज देते हैं ना आगे, आगे जाके 3-4 दिन रहे उधर, और जिसको ये शक है वो आ जाए। बड़ा अच्छा ऑपरेशन हुआ है जो अब हुआ है। जो सवाल उठ रहे हैं वो इसलिए कि जो सर्जिकल स्ट्राइक है पहली बार तो हुई नहीं हिंदुस्तान में, मानते हैं आप इस चीज़ को? बिल्कुल, इससे पहले भी हो चुकी है बहुत दफ़ा। तो कितनी बार आप लोगों ने आके, सेना ने आके उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की? नहीं, हम तो बताते नहीं, हम जो भी प्लान है हमारा हम तो बताते ही नहीं किसी को। नो वन इज अलाउड, दीज आर टॉप सीक्रेट प्लान। इस बार क्या ज़रूरत ऐसी आन पड़ी कि डीजीएमओ को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, जिसके बाद ये पूरा का पूरा बवाल शुरू हो गया? और इस बवाल का जो फ़ायदा है वो पाकिस्तान उठा रहा है, क्योंकि हमारे ही नेता जो अपने आप को बहुत महान नेता, ईमानदार नेता मानते हैं, वो पूछ रहे हैं कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी तो ठीक है, बहुत अच्छा किया, मोदी साहब ने भी बहुत अच्छा किया, सेना को भी बधाई, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान प्रोपोगंडा कर रहा है तो आप उसके सबूत दे दो। देखिए, आपने तो देखा ही है कि क्या है सबूत उधर। अब कहाँ, उन्होंने पहले ही पाक ऑक्युपाइड कश्मीर एरियाज़ ले ले हैं, फिर इन्होंने इन्फिल्ट्रेशन की। इतनी देर क्यों लगी? अभी कभी बारामूला में ठोक देते हैं, कभी उड़ी में ठोक देते हैं, कभी अखनूर में ठोक देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं? या तो हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनको जब आते हैं उनको पढ़ाना चाहिए, उनको 1 महीने की ट्रेनिंग दो, 2 महीने की जो कमांडो ट्रेनिंग है। सबसे पहले तो मैं कह रहा हूँ कि अगर कश्मीर ने आगे जाना है तो हमें उधर फैक्ट्रीज लगानी पड़ेंगी, सब कुछ लगाना पड़ेगा, बाहर से आएगा तभी इकोनॉमिकली वो ऊपर उठेंगे। चलो कश्मीर को भी हम लेते हैं और वहाँ पे जो उद्योग धंधों की बात कर रहे हैं उसको भी हम गौर करते हैं। अक्सर क्या होता है कि जब कोई चुनाव आने वाले होते हैं तब पाकिस्तान और भारत की जो सीमा है इस पे तनाव बढ़ जाता है। इस वक्त तो कोई हो नहीं रहा, हमने तो कोई नहीं बोला कि और जब इलेक्शन खत्म हो जाते हैं फिर जो ये हुआ था, आपको पता है कि हमारे पास उमर अब्दुल्ला की पार्टी भी थी, तो उस वक्त डिसाइड किया गया हमारे प्रधानमंत्री ने, बिल्कुल ठीक है कि हम इनके साथ नहीं जाएंगे, हम इनके साथ जाएंगे। जो अब चीफ मिनिस्टर है वो मुफ्ती के, और मुफ्ती भी था उस वक्त, तो ये इन्होंने इकट्ठे शुरू किया। लेकिन इकट्ठे फिर शुरू करके इनको ये हटाना पड़ेगा। जो उधर गवर्नमेंट है वो तो हटा सकती है ना, कि ये जो है कि आपको सब कश्मीरी पंडितों को इन्होंने फेंक दिया, अनंतनाग से हर एक जगह से इनको बाहर फेंक दिया। अब और साथ लगा दिया जो ये आर्टिकल है, ये उनका आर्टिकल है, हमारा नहीं है, JNK का, कि कोई आदमी इधर नहीं ले सकता, जमीन नहीं ले सकते। आप बता रहे थे अभी कि जो जिस वक्त आप वहाँ पे थे तो जो कश्मीरी पंडित हैं वो अपने घर छोड़ने पे मजबूर हो गए। कश्मीरी पंडितों के जो घर हैं वो सेना ने अपने आशियाना के तौर पे रख लिए कि मतलब कहीं ना कहीं तो जगह चाहिए ना भाई बसने के लिए। तो उस समय ना वहाँ की सरकार ने पूछा, ना आर्मी ने पूछा, और वो कहीं कैंप में रिफ्यूजी बन के रहे और आज तक घर नहीं लौट पाए हैं। कश्मीरी पंडित, क्या आपको लगता है कभी घर लौट पाएंगे? देखिए, उनको तो वापस आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो आज हो रहा है ये मैं उस बात की नहीं कर रहा, ये तो आज हो रहा है। मैं तो रिटायर हुआ हूँ 87 में, लेकिन इसके बाद ये हुआ है, पहले तो फर्स्ट क्लास था। कश्मीर को लेकर हम दोनों देशों की बात करते हैं, भारत की और पाकिस्तान की, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करते हैं, आज बात बलूचिस्तान की करते हैं। क्या छवि है हमारी इंटरनेशनल लेवल पे जब आप लोग जाते हैं, बातचीत करते हैं? आपको कई बार कश्मीर की समस्या सुलझाने के लिए भी पाकिस्तान भेजा गया। जी, वो दिन और थे, क्योंकि वो सियाचिन के ऊपर वो भी इनका हिस्सा, लेकिन ये ज़रूरी था कि उसको हम लें, क्योंकि चाइना भी, अब आप देखो मैं बात कर रहा हूँ 10, 15, 20 साल की, 30 साल की, और चाइना उस वक्त एक सड़क बना रही थी जो कि हमारे जो सियाचिन ग्लेशियर था वो 7,500 मीटर्स लॉन्ग, दैट इज़ द ग्लेशियर, एंड द हाइट इज़ अबाउट 20,000 फीट। और उधर जो ईस्टर्न साइड है ग्लेशियर का, वो उसके नीचे से इन्होंने सड़क उस वक्त बना रहे थे। और 30 ये साल पहले। हाँ, चाइना का भी मैं आपको बता देता हूँ कि चाइना ने आज पाकिस्तान से एक हम कर लिया है समझौता। मतलब चीनी पाकिस्तानी भाई भाई हो गए? नहीं,
नहीं होंगे, क्योंकि चाइना भी जो है ना वो उधर अब जा रही है, तो उन्होंने ये जो है उधर का दाढ़ी वाला गुंडा, तो उसको भी बोला है कि नहीं, अभी यू आर नॉट अ ट्रेटर और एनीथिंग। क्यों? क्योंकि अगर उसको नहीं बोलते कि नहीं तुम हमारे साथ है, तो वो इनका भी बंद कर देता। और सबसे बड़ी जो बात होगी, भारी बात, वो जिस वक्त ये कराची में आ जाएंगे, तो कराची तो हमारे सूरत में आ गया, सब कुछ आ गया, तो हमारा तो क्या होगा? हमें तो अब अपनी जो नेवल है वो आगे देखिए, इतना लंबा तजुर्बा है और इतना लंबा सेना का तजुर्बा, ज़िंदगी का तजुर्बा, आपको लगता है कि जो कश्मीर की बातचीत है वो कभी होगी, या ये मसला कभी हल होगा, या इस मसले के बहाने दोनों देश के पॉलिटिशियन अपनी अपनी राजनीति करते रहेंगे? नहीं, मुझे ये तो नहीं उम्मीद, क्योंकि हमारे जो हैं प्रधानमंत्री, जो हमारे सिक्योरिटी के हैं गोवल जी, हमारी आर्मी आपने देख लिया है कैसे है। हम बिल्कुल किसी को ऐसे नहीं मारते, हम उनको गोली लगाते हैं, पहले वो चलाएंगे फिर हम बताएंगे। हम पहले नहीं करते। अच्छा, जो फौज है वो इतने सालों से वहाँ पे है, आप ये भी जानते होंगे, आम लोगों से वहाँ पे मिलते होंगे, उनकी तकलीफ़ क्या है? सर, तकलीफ़ हुई है ये, मेरा जो है, मैं कहता हूँ कि सिख, हिंदू, मुस्लिम सब एक है, भाई भाई। आपका जो जज्बा है देश के सेवा के लिए, वो आपको, आपकी जो उम्र है उससे कहीं ऊपर लेके जाता है। बहरहाल, आज आप चक्रव्यूह कार्यक्रम में आए, आपने हमारे साथ बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी आपने देश के लिए किया है, हर लड़ाई आपको लड़ी है, उसके लिए भी हम आपको सलाम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमनाथ हून के जो दिल की बात थी वो आप तक पहुँचे, ये आज के चक्रव्यूह की हमारी कोशिश थी। ये कोशिश में हम कितने कामयाब रहे, इसका फैसला हमेशा की तरह आप ही करेंगे। बहरहाल, चक्रव्यूह को हम यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ईटीवी के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला हमेशा की तरह ईटीवी पर बदस्तूर जारी है और जारी ही रहेगा।